दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। सुहानी रोते हुए ही उस गोदाम से बाहर आ गई और रोने लगी तो समय जो उसके पीछे पीछे आया था वो कुछ देर तो उसे रोते हुए देखता रहा, लेकिन जब सुहानी का रोना बंद नहीं हुआ तो उसने उसके करीब जाकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो मुड़कर जल्दी से उसके गले लग गई और समय उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। सुहानी उसके सीने से लगे हुए ही बोली, आज मुझे लग रहा है जैसे मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी। हर कोई मेरे साथ यही सब क्यों करता है समय। मैंने उस अबीर पर इतना भरोसा किया और उसने मेरे भरोसे का कितनी बुरी तरह से कत्ल कर दिया। क्या इस बार भी उसे नहीं लगा कि उसे मेरे साथ ये सब नहीं करना चाहिए। वह उसके गले लगे हुए ही बोली तो समय में उस पर अपनी बाहें कसते हुए कहा, अपने इन कीमती आंसुओं को उसके कमीने इंसान पर क्यों बर्बाद कर रही हो सुहानी। वो तुम्हारी नफ़रत और आंसुओं के लायक भी नहीं है। भूल जाओ सब कुछ और मुस्कुराकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। सुहानी रोते हुए ही बोली, क्यों समय, क्यों क्यों हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है। क्यों हर बार मेरा ही विश्वास टूटता है। क्यों मैं ही इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ जो किसी को पहचान नहीं पाती। आज पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार मेरा दिल टूटा है, मेरा भरोसा टूटा है। पहले तुमने मेरा भरोसा तोड़ा और अब अबीर ने। क्यों सबको मैं ही मिलती हूँ। क्यों सब लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं। यह सुनते ही समय की पकड़ उस पर थोड़ी सी ढीली हो गई तो सुहानी भी उसकी बाहों के घेरे से निकल गई। सुहानी ने बात तो सही कही थी, पर सुहानी का उसकी और अबीर की तुलना करना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उस पर लगभग चिल्लाते हुए बोला, तुम अब भी उस घटिया और कमीने अबीर की तुलना मुझसे कर रही हो। सुहानी, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। सुहानी भी लगभग उसे टोन में उस पर चिल्लाते हुए बोली, मुझ पर चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है समय, क्योंकि मैं कुछ भी गलत नहीं कह रही हूँ। क्या गलत कहा मैंने जो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। तुमने भी तो मेरा भरोसा तोड़ा था। तुमने भी तो मेरा प्यार भरा दिल तोड़ा था। भूल गए कि कितनी मन्नतें की थी मैंने तुम्हारे सामने, पर तुमने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी और उस अनन्या से जाकर सगाई कर ली। क्यों? बोलो, क्या झूठ कह रही हूँ। सुहानी कहकर चुप हो गई और समय ने फ्रस्ट्रेशन में एक गहरी सांस छोड़ी और उसे दोनों कंधों से पकड़कर बोला, यार तुम कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हें इस घटिया इंसान से बचाया और तुम अब भी मुझे मेरी गलतियाँ गिनाने में लगी हो। तुम्हें मेरी गलतियाँ तो नज़र आ रही हैं सुहानी, लेकिन यह नज़र नहीं आ रहा है कि मैंने उन गलतियों को सुधार भी लिया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा ज़रूर था और मैंने तुम्हारे मना करने के बावजूद भी उस अनन्या से सगाई कर ली थी, लेकिन फिर मैंने वह सगाई तोड़ भी तो थी। क्या मैंने उससे शादी की? नहीं की ना। और फिर जो तुम चाहती थी मैंने वही किया है। तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाऊं तो मैंने तुम्हें खुद की ज़िंदगी में शामिल कर लिया तो लिया। और यही नहीं, तुम्हें इस अबीर से भी बचाया, वरना अब तक तो यह तुम्हारा फ़ायदा उठा चुका होता। और तुम हो कि मुझे एक थैंक यू तो कहना बहुत दूर की बात, मुझ पर ही उंगलियां उठा रही हो। सुहानी नाराज़गी से बोली, हाँ उठा रही हूँ, क्योंकि तुम इसी के लायक हो। तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है समय। हाँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होना चाहती थी, तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन इस तरीके से नहीं। तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया, मेरा दिल तोड़ दिया और अब जानबूझकर ज़बरदस्ती मुझसे शादी करके मुझे अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल किया है, मेरी मर्ज़ी से नहीं। तुम दोबारा मेरी ज़िंदगी में आए हो मेरा दिल फिर से तोड़ने के लिए, इसलिए मैं तुमसे आज भी दूर हूँ और मेरे करीब आने का तुम्हारा सपना कभी पूरा होगा भी नहीं। और यह जो तुम मुझ पर एहसान दिखा रहे हो ना कि तुमने मुझसे शादी की है, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। यह शादी तुमने मेरी खुशी के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए की है, क्योंकि मैं तुम्हें जो इग्नोर करने लगी थी
वह तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। यह कहकर सुहानी ने उसे गुस्से से घूरा तो समय ने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। इस वक्त उसका दिल कर रहा था कि वो अपना सिर जाकर दीवार में मारे, क्योंकि सुहानी को समझाने से ज़्यादा बेहतर तो यही था। समय का दिल कर रहा था कि वह खींचकर एक थप्पड़ सुहानी के लगाए, लेकिन उसने खुद पर काबू कर लिया और उसके चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में थामते हुए अपना चेहरा उसके करीब किया और उसकी गहरी नीली नसीली आंखों में झांकते हुए बेहद प्यार से बोला, तुम एकदम पागल हो सुहानी, एकदम पागल। यह सुनते ही सुहानी उसकी आंखों में देखने लगी तो समय फिर से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती करना चाहता था या मुझसे तुम्हारी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हुई, बल्कि मैंने तुमसे शादी इसलिए की है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पागल लड़की, मैं जिस दिन से मुझे तुम्हारे और वसु भाभी के बारे में पता चला था उस दिन से मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आज से नहीं बल्कि हमेशा से, और इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना चाहता हूँ। लेकिन तुम हो कि कुछ समझने को तैयार ही नहीं हो। सुहानी उसकी तेरी आंखों में देख रही थी जिसमें उसे इस वक्त अपने लिए प्यार और सच्चाई के और कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसका दिल अब भी समय पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि पहले भी तो उसे समय की आंखों में खुद के लिए यही एहसास नज़र आ रहे थे। लेकिन तब समय ने उसके साथ क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ धोखा। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है समय, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे डर लगता है तुमसे और तुम्हारे इस दोगले बर्ताव से कि तुम कब मेरा दिल तोड़ोगे। इस बात का भरोसा नहीं है मुझे। पहले भी तो मैं तुम पर भरोसा करती थी ना, तब कौन सा तुमने मेरा भरोसा रखा, बल्कि मेरे भरोसे के साथ साथ मेरा दिल भी तोड़ दिया। वो रोते हुए चिल्लाकर बोली तो समय हैरान रह गया। उसे इस तरह से हैरान देखकर सुहानी बोली, इतना हैरान होने की क्या ज़रूरत है समय? क्या तुम नहीं जानते कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुम एक बार मेरा दिल तोड़ चुके हो और अपने टूटे हुए दिल के साथ मैंने अपने बिखरे हुए वजूद को कैसे संभाला है या तो मैं ही जानती हूँ। और अब मुझ में दोबारा से टूटने की ना तो हिम्मत बची है और ना ही चाहत। जानते हो, तुम्हारा भाई वसु को छोड़कर चला गया था, लेकिन उसे संभालने के लिए मैं थी और उसके सारे हालातों से अच्छे से वाकिफ़ भी थे। लेकिन मेरे हालात देखो ना, मेरा दिल टूटा और मेरा भरोसा भी। लेकिन मैं तो किसी से कह भी नहीं सकती थी। क्या कहती किसी से? कितनी कम उम्र में किसी पत्थर दिल से दिल लगा बैठी थी। जो भी सुनता मेरा ही मजाक बनाता और मुझे ही गलत ठहराता, इसलिए चुप रही, खामोश रही और खुद अपने दर्द को अपने अंदर लिए जीती रही। अकेले ही अपने दर्द को सहा है मैंने। तो अब मुझे तुम्हारा सहारा नहीं चाहिए समय, नहीं चाहिए। कहते हुए वह उससे दूर जाने लगी। उसे इस तरह से खुद से दूर जाता देखकर समय का दिल टूटता जा रहा था। वह उसे रोकते हुए बोला, सुहानी एक बार मेरी बात तो। लेकिन सुहानी उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना समय, कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ मैं इस वक्त बस अकेले रहना चाहती हूँ खुद के साथ। मुझे संभालने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए और अब मुझे घर जाना है समय, प्लीज़ मुझे घर ले चलो। कहकर उसने अपने चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों से ढक लिया और ज़ोर से रोने लगी तो समय उसके पास आया और इसी तरह से उसे अपने सीने में छिपाते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ और तुम्हें वक्त चाहिए तो अकेले वक्त भी देता हूँ। लेकिन प्लीज़ सुहानी, सबसे पहले रोना बंद करो, तुम्हारा रोना मुझसे देखा नहीं जाता। सुहानी ने उसे हल्का सा दूर किया और बोली, प्लीज़ समय, मेरी इतनी चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी कोई झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए और हाँ, मेरे करीब आने की तो कोशिश भी मत करना। ये सुनते ही समय ने उसकी तरफ बढ़ा और अपना हाथ वापस खींच लिया और एक गहरी सांस लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और सुहानी भी उसके पीछे पीछे चली गई। इधर मुंबई में संस्कार और वसुंधरा डिनर कर रहे थे कि संस्कार वसुंधरा से बोला, एक पार्टी है, तुम चलोगी मेरे साथ जरा? वसुंधरा ने अपनी चम्मच में चावल भरे और उन्हें अपने मुंह में डालते हुए बोली, आप अच्छे से जानते हैं ठाकुर साहब, मुझे पार्टी में जाना पसंद नहीं है।
फिर क्यों पूछ रहे हैं? संस्कार भी अपना खाना खाते हुए धीरे से बोला, बहुत ही ऐसी चीज़ें होती हैं धरा जो हमें पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें करनी होती है। वसुंधरा ने अपना खाना जल्दी से फिनिश किया और बोली, लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है और बेहतर होगा आप भी मेरे साथ इस तरह की कोई ज़बरदस्ती ना ही करें। तो कहकर वो वहाँ से चली गई। तो संस्कार ने भी जल्दी से अपनी प्लेट सरकाई और उसके पीछे पीछे उसके कमरे तक चला गया। वसुंधरा अपने कमरे में पहुंच गई थी। जब उसने संस्कार को अपने पीछे आता देखा तो वह हैरान रह गई और हैरानी से संस्कार को देखने लगी। संस्कार ने उसकी कलाई को धीरे से थामा और बोला, अच्छा मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुमसे रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूँ ना। कहते हुए उसने उसे सोफे पर बैठा दिया और खुद भी उसके बराबर में बैठ गया। संस्कार ने उसकी हथेली अपनी हथेली में थामी और फिर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाने लगा। वह संस्कार की इस हरकत को बड़ी ही बारीकी से देख रही थी। वो संस्कार की तरफ देखते हुए बोली, कुछ वक्त बाद हम दोनों को अलग होना ही है ठाकुर साहब, तो इतना लगाव बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? क्यों आप खुद को मेरी आदत डाल रहे हैं? यह आदत बहुत ख़राब चीज़ होती है। जब किसी की लग जाती है तो बहुत मुश्किल से छूटती है। संस्कार उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और अगर किसी को वह आदत छुड़ानी ही ना हो तो? वसुंधरा ने उसके चेहरे से अपनी नज़रें हटाई और सामने दीवार की तरफ देखते हुए बोली, आप शायद सच को मानना नहीं चाहते हैं। आप भूल गए हैं कि यहाँ से वापस दिल्ली जाने के बाद हम दोनों को अलग होना है। हम दोनों को डिवोर्स लेना है, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। संस्कार को वसुंधरा की बात पर हैरानी भी हुई और गुस्सा भी आया। हैरानी इस बात की, अब तो उन दोनों का रिश्ता काफ़ी सुधरने लगा था, लेकिन फिर भी वसुंधरा अब तक इसी बात पर अटकी थी, और गुस्सा इसलिए कि उसकी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वसुंधरा आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थी। उसने वसुंधरा की उंगलियों पर अपनी पकड़ कसी तो वसुंधरा को थोड़ा सा दर्द होने लगा। उसने झटके से संस्कार की तरफ देखा तो संस्कार ने उसकी गर्दन के पीछे अपना एक हाथ रखा और अपनी तरफ उसके चेहरे को झुकाते हुए गुस्से से बोला, एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो धरा, कि ना तो यहाँ रहते हुए और ना ही यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हें तलाक दूंगा और ना ही तुम्हें लेने दूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस जन्म में मुझसे पीछा छुड़वा सकती हो तो यह तुम्हें बहुत गलत लगता है। आप चाहे कितनी तकलीफ़ हो, परेशानी हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना है, वह भी पूरी ज़िंदगी। इस वक्त संस्कार की आंखों में गुस्से के साथ साथ एक दीवानगी भी थी। वो दीवानगी जो उसके दिल में वसुंधरा के लिए थी, और वसुंधरा भी उसकी इन हरकतों को बड़े ही ध्यान से नोट कर रही थी। वह अब कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे के भाव कुछ ढीले जरूर हो गए थे। तो संस्कार ने भी उसकी गर्दन के पीछे से अपना हाथ हटाया और वापस से उसकी हथेली को थाम लिया, और उन दोनों के हाथों को देखते हुए तलाक शब्द को अपनी ज़िंदगी की डिक्शनरी से हमेशा के लिए निकाल दो धरा। मैं आज के बाद तुम्हारे मुंह से यह शब्द कभी नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम मेरी पत्नी थी हो और हमेशा रहोगी। ना तो मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह कोई और ले सकेगा और ना ही तुम्हारी ज़िंदगी में मैं किसी और को अपनी जगह लेने दूंगा। फिर वह एक गहरी सांस लेकर बोला, इन सब बातों को छोड़ो और जो बात मैं करने आया था वह करते हैं। वसुंधरा उसे देखते हुए खोई सी बोली, कौन सी बात? संस्कार मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर अपनी नज़र जमाते हुए बोला, वही जो तुम डाइनिंग टेबल पर अधूरी छोड़ आई थी। तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है धरा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पार्टी में चलो, लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो। कहकर वह उसकी तरफ देखने लगा तो वसुंधरा ने उसकी बात को बीच में रोका और कुछ सोचते हुए उसने पूछा, लेकिन पार्टी किसकी है ठाकुर साहब? संस्कार ने नज़रें जो उसके चेहरे पर थी वह एक बार फिर से उसकी और अपनी हथेली पर चली गई, जो एक दूसरे से उलझी हुई थी। उसने वसुंधरा को आराम से जवाब दिया, मेरे एक बिजनेस पार्टनर की वेडिंग एनिवर्सरी है।
और वह मेरा कॉलेज फ्रेंड भी है। और उसने ख़ास तौर से कहा भी है कि मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर आऊं। और वैसे भी हमारी शादी में मेरा कोई भी दोस्त नहीं आ पाया था, तो वहाँ मेरे सारे कॉलेज फ्रेंड आएंगे और सब लोग तुमसे मिलना भी चाहते हैं। वसुंधरा संस्कार की आंखों में देखते हुए बोली, लेकिन आपने उन्हें हमारी शादी में क्यों नहीं बुलाया था? इतना ग्रैंड रिसेप्शन दिया आपने, फिर भी कोई नहीं आया। संस्कार उदास होते हुए बोला, हाँ, कोई भी नहीं आया क्योंकि मैंने किसी को बुलाया ही नहीं था। और अब वजह मत पूछना, क्योंकि मैं इतना सवाल जवाब के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। उसके चेहरे पर इरिटेशन के भाव देखकर वसुंधरा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, जो देखकर संस्कार भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। कितना सुकून मिलता था उसे वसुंधरा को मुस्कुराते हुए देख, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वसुंधरा मुस्कुराने में इतनी कंजूसी करती थी। उसने संस्कार को खोया हुआ देखा तो उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाते हुए बोली, ठीक है, मैं आपसे हमारी शादी के बारे में कोई सवाल जवाब नहीं करती, लेकिन इतना तो बता दीजिए कि क्यों मिलना चाहते हैं सब मुझसे। या कितना सिली क्वेश्चन है ज़रा, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो इसलिए। और अभी तो कहा मैंने तुमसे कि हमारी शादी में अभी कोई नहीं आ पाया था। सब लोग बस यह जानते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरी शादी किससे हुई है इस बारे में कुछ नहीं जानता। सब लोग बहुत बेचैन हैं तुमसे मिलने के लिए। संस्कार ने भी उसकी गहरी भूरी आंखों में देखते हुए कहा। वसुंधरा अब उसे परेशान करते हुए बोली, लेकिन मुझसे मिलकर क्या हो जाएगा? संस्कार इस बार हल्का सा झुंझलाते हुए बोला, यार तुम इतने सारे सवाल क्यों करती हो? बस यह समझ लो कि एक सिंपल सी पार्टी है और तुम्हें मेरे साथ चलना है बस। वसुंधरा हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, मतलब तुम किसी और की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी को अपनी रिसेप्शन पार्टी बनाना चाहते हो? जो तुम्हारा दिल करे तुम वह समझ लो, बस मुझे यह बताओ कि तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं। संस्कार इरिटेट होते हुए बोला। वसुंधरा भी थोड़ी एटीट्यूड से बोली, अब जब इतने सारे लोग मुझसे मिलना चाहते हैं तो फिर मना करने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन यह मत समझिएगा कि मैं आपके लिए पार्टी में जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर संस्कार मुस्कुरा उठा और उसे मुस्कुराता देखकर वसुंधरा भी मुस्कुरा दी। थोड़ी देर पहले वसुंधरा के तलाक की बात उठने से जो माहौल उन दोनों के बीच खराब होने लगा था, उसे एक बार फिर संस्कार ने अपनी समझदारी से संभाल लिया था और अब दोनों के बीच में फिर से सामान्य बातें होने लगी थी। आज संस्कार और वसुंधरा को एक पार्टी में जाना था। संस्कार के फ्रेंड की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी थी और उसे वसुंधरा के साथ इनवाइट किया गया था। संस्कार और वसुंधरा अपने अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। संस्कार तो काफ़ी देर पहले तैयार हो चुका था और वह लिविंग रूम में सोफे पर बैठा हुआ वसुंधरा का ही इंतजार कर रहा था, जो पिछले 1 घंटे से अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। वह बैठा बैठा काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, लेकिन इसके अलावा वह और कुछ कर भी नहीं सकता था। आज शांताबाई भी काम पर नहीं आई थी, जो वह वसुंधरा की हेल्प के लिए उन्हें कह देता और वसुंधरा उसे अंदर आने नहीं दे रही थी। वो कई बार जाकर उसके दरवाजे पर दस्तक देकर कह चुका था कि अगर उससे नहीं हो पा रहा है तो वो उसकी हेल्प कर देगा, लेकिन वसुंधरा बार बार उसे दरवाजे से ही वापस कर देती थी। इस बार उसे गुस्सा आने लगा तो वह गुस्से से खड़ा हुआ और उसके कमरे की तरफ जाने लगा कि तभी उसे सीढ़ियों पर किसी की उतरने की आहट सुनाई दी। तो संस्कार ने अपनी नज़रें ऊपर उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखा तो उसे सामने से आती हुई वसुंधरा नजर आई, जिसे देखकर संस्कार की सांसें ही अटक गई। उसकी आंखें जैसे बाहर आने को हो गई थी और दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज हो गई थी, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वसुंधरा ने गोल्डन कलर की साड़ी पहनी हुई थी और ब्लैक कलर का बैकलेस ब्लाउज, कानों में डायमंड के लंबे लंबे इयररिंग्स जो उसके गले को छू रहे थे। गले में उसका वही छोटा सा और खूबसूरत मंगलसूत्र जिसे संस्कार ने उसे आज ही ठीक करवा कर लाकर दिया है। आज उसने अपने लंबे बालों को खुला नहीं छोड़ा था, बल्कि
उनका एक बहुत ही खूबसूरत सा जूड़ा बनाया हुआ था, जिसे सफ़ेद गुलाब से सजाया था और माथे पर बालों की कुछ लटें झूल रही थी जो बार बार आके उसके गालों को चूम लेती थी और साथ ही संस्कार का दिल जला रही थी। बीच की मांग निकालकर उसमें लाल रंग का सिंदूर भरा हुआ था, हाथों में लाल रंग का चूड़ा। आज वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि पूर्णमासी की चांद भी उसे देखकर शर्मा जाए। उसकी सुरमई आंखें संस्कार को उनमें डूबने पर मजबूर कर रही थी। वसुंधरा अपनी साड़ी को संभालते हुए जमीन की तरफ देखते हुए नीचे उतर रही थी, जिससे उसकी लंबी घनी पलकें उसके गालों पर झुकी हुई थी। उसकी नज़रें अब तक संस्कार पर नहीं गई थी, जबकि संस्कार की नज़रें तो उस पर से हटने को तैयार नहीं थी। वसुंधरा कब संस्कार के पास आकर खड़ी हो गई, यह संस्कार को पता ही नहीं चला। वह तो बस आज उसकी खूबसूरती में ही खोया हुआ था। वसुंधरा ने जब उसे इस तरह से देखा तो उसे संस्कार पर बहुत हंसी आई। वह उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोली, माना कि मैं आज बहुत खूबसूरत लग रही हूँ ठाकुर साहब, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझे इस तरह से घूर कर देखें कि मुझे नज़र ही लग जाए। और अब आपको देर नहीं हो रही है क्या? कहकर वह उसके बगल से गुजर कर आगे जाने लगी तो संस्कार ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिस वजह से वसुंधरा की पीठ उसके सीने से जा लगी। संस्कार ने उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी को रखा और उसके कानों के नज़दीक अपने ओठों को करते हुए बोला, इन खूबसूरत नज़रों को नज़र लगाने का और नज़र भर कर देखने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। मेरे अलावा किसी की हिम्मत नहीं है जो नज़र उठाकर इन नज़रों को देख सके। कहकर उसने उसके कान की लब को ओठों से छू लिया, जिससे वसुंधरा की सामान्य गति से दौड़ती हुई धड़कनों को जैसे पंख लग गए और उसकी आंखें झट से बंद हो गई। संस्कार ने वसुंधरा अपनी तरफ घुमाकर अपनी उंगली से उसके आंखों से काजल निकाला और उसके कान के पीछे लगा कर बोला, वैसे तो तुम्हारा नज़र बट्टू हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन फिर भी आज तुम सच में बहुत कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो, तो तुम्हें नज़र ना लग जाए इसलिए यह करना बेहद ज़रूरी था। वसुंधरा तो संस्कार के बर्ताव पर बेहद हैरान थी। वो वहीं खड़ी थी, जबकि संस्कार कार की चाबी को अपनी उंगलियों में घुमाते हुए आगे बढ़ गया। जब वसुंधरा अब भी वहीं खड़ी रही तो संस्कार उसकी तरफ मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, अभी कुछ देर पहले कोई कह रहा था कि मुझे देर नहीं हो रही है क्या? लगता है किसी और को देर करनी है। यह सुनते ही वसुंधरा जैसे होश में आई और चुपचाप अपनी गर्दन झुकाकर संस्कार के पीछे हो चली। लगभग आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो लोग वैल्यू पर आ पहुँचे थे। पहले संस्कार खुद गाड़ी से बाहर निकला और फिर उसने वसुंधरा की साइड का दरवाज़ा खोल वसुंधरा को बाहर आने के लिए कहा। वसुंधरा जब बाहर निकलने लगी तो संस्कार ने उसके आगे अपना हाथ कर दिया, तो वसुंधरा ने भी मुस्कुराते हुए उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया और संस्कार ने भी उसका हाथ कसकर थाम लिया। फिर वसुंधरा भी उसका हाथ मजबूती से थामे हुए कार से बाहर आ गई। संस्कार ने कार की चाबी वहां खड़े गार्ड को दी और फिर वसुंधरा के साथ अंदर बढ़ गया। जैसे ही उन दोनों ने पार्टी में एंट्री ली तो सबकी नज़रें उन दोनों की तरफ उठ गई, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खूबसूरत लग रहे थे। उन दोनों को देखकर कोई भी कह सकता था कि वो दोनों मेड फॉर इच अदर ही हैं। वसुंधरा, संस्कार और वसुंधरा पार्टी में पहुंच चुके थे। सब लोग वहां पर संस्कार की जान पहचान के ही थे, क्योंकि काफ़ी सारे तो उसके कॉलेज के दोस्त थे और बाकी सब बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड थे। संस्कार ने वसुंधरा को एक एक करके सबसे मिलवाया और वसुंधरा भी मुस्कुराते हुए सबसे मिलने लगी। हालांकि उसे पार्टीज पसंद नहीं थी और यहाँ भी उसे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि एक तो वो यहाँ किसी को जानती ही नहीं थी और दूसरा इतना शो ऑफ उसे कभी पसंद नहीं था। उसे अब काफ़ी अकेलापन लगने लगा था, क्योंकि सब लोग संस्कार की जान पहचान वाले थे, तो उनकी बातचीत भी ज़्यादातर संस्कार से ही हो रही थी। संस्कार ने अब तक वसुंधरा के हाथ को थाम रखा था। अब तक एक पल के लिए भी उसने वसुंधरा को खुद से दूर नहीं किया था।
संस्कार के कॉलेज का एक दोस्त प्रेम अपनी पत्नी विभा के साथ खड़ा था, जिनकी शादी को लगभग 3 साल हो चुके थे। लेकिन प्रेम संस्कार से बहुत सालों बाद मिल रहा था और विभा भी उन दोनों के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। तो विभा ने जब वसुंधरा के हाथों में चूड़ा देखा तो वो खुद को रोक नहीं सकी और वसुंधरा से पूछ ही बैठी, आप लोगों की शादी को कितना वक्त हुआ है? वसुंधरा ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी अभी बस 15 दिन ही हुए हैं। यह सुनकर बाकी सब लोग भी शौक नज़रों से उन्हें देखने लगे और विभा गहरी तरह से मुस्कुराते हुए बोली, ओहो, तो अभी तक तुम लोगों का हनीमून पीरियड ही चल रहा है। यह सुनकर तो बाकी सबकी नज़रें भी उन दोनों पर ही आ टिकी, जबकि विभा की बात सुनकर संस्कार मन ही मन बोला, हनीमून पीरियड माय फुट, अभी तो हमारा रूठने मनाने का पीरियड चल रहा है। हालांकि यह बात संस्कार ने कही तो मन में ही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह बहुत धीरे से बोल रहा है। तो यह बात वसुंधरा के कानों तक भी जा पहुंची और वसुंधरा ने उसके हाथ पर हल्की सी चिकोटी काट ली। तो संस्कार ने उसे घूर कर देखा तो वह समझ गया कि वसुंधरा ने ऐसा क्यों किया है। और बाकी सब ने जब उन दोनों को यूं इशारों में बातें करते हुए पाया तो उन दोनों की टांग खिंचाई करने लगे, जिस पर संस्कार तो खुलकर हंस रहा था, वहीं वसुंधरा शर्म से अपनी गर्दन नीचे किए हौले हौले मुस्कुरा रही थी। वहाँ पर खड़ी हुई कुछ लड़कियाँ संस्कार को देखकर आहें भर रही थी तो कुछ लड़के वसुंधरा को देखकर और कुछ लोग अपनी अपनी किस्मत को कोस रहे थे। वसुंधरा को यहाँ इतने सारे लोगों के बीच में आकर कुछ अजीब सा लग रहा था। उसे इस तरह की पार्टी अटेंड करने की आदत नहीं थी और संस्कार के साथ इतने लोगों के बीच में तो वह आज पहली बार आई थी। उसका बस चलता तो वह आती ही नहीं, पर संस्कार के ज़बरदस्ती करने पर उसे उसके साथ आना ही पड़ा। वह दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सामने से एक इंसान आया और संस्कार को अजीब सी निगाहों से घूरते हुए उसके आगे हाथ बढ़ाया और बोला, तो मिस्टर ठाकुर आप आ ही गए। संस्कार ने एक बार उसके बढ़े हुए हाथ को देखा और एक पल बाद उसके हाथ में अपना हाथ रखते हुए बोला, अब ऐसा तो नहीं था ना मिस्टर ग्रेवाल कि इस पार्टी का इनविटेशन सिर्फ और सिर्फ आपको मिला था। यह इंसान था रंजीत ग्रेवाल, यह संस्कार का बिजनेस राइवल था और साथ में कभी उसका क्लासमेट रह चुका था। रंजीत और संस्कार की कभी बनी ही नहीं, ना कभी कॉलेज में और ना ही कभी बिजनेस वर्ल्ड में। ना दोनों एक दूसरे से सामान्य तरीके से बात शायद ही कभी करते थे। दोनों की ही बातों में एक दूसरे के लिए या तो तंज कुछ छुपा होता था या फिर वह दोनों एक दूसरे की कमियां ही गिनाने में या एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही रहते थे। संस्कार का जवाब सुनकर रंजीत अजीब तरह से मुस्कुराया और फिर उसकी नज़रें गई संस्कार के बराबर में खड़ी हुई वसुंधरा पर। रंजीत ने वसुंधरा को ललचाई हुई नज़रों से ऊपर से नीचे तक देखा। वसुंधरा भी उसकी नज़रों को खुद पर महसूस कर असहज महसूस रही थी। तो उसने संस्कार के हाथ को अपने हाथों से कसकर थाम लिया तो संस्कार ने भी उसकी कमर में अपना हाथ लपेटकर उसे खुद के करीब कर लिया। यह देखकर रंजीत ग्रेवाल के ओंठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई और वह संस्कार को देखते हुए बोला, अरे मिस्टर ठाकुर, आपके साथ यह ब्यूटीफुल लेडी कौन है? इन्हें देख कर तो नज़रें इनके चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से कोई अप्सरा ही उतर आई हो। यह सुनकर वसुंधरा की नज़रें शर्म से झुक गई, क्योंकि रंजीत का वहाँ होना ही उसे असहज महसूस करवा रहा था और अब उसकी बातों से तो उसे हद से ज़्यादा शर्म आने लगी थी। वो एक पल भी वहाँ खड़े नहीं रहना चाहती थी। गुस्सा तो संस्कार को भी रंजीत की बातों पर बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन इस वक्त वह गुस्से से काम लेकर किसी और की पार्टी को खराब नहीं करना चाहता था। तो संस्कार ने वसुंधरा की कमर पर अपना दबाव बढ़ाते हुए उसे खुद के और करीब किया और रंजीत से बोला, तारीफ़ के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ग्रेवाल, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसकी तारीफ़ में अभी आप कसीदे पढ़ रहे हैं वह मेरी वाइफ है, तो बेहतर होगा आप ज़रा थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रहें, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मेरा है वह सिर्फ मेरा है
और अगर कोई मेरी चीज़ पर नज़र भी डाले तो यह मैं बर्दाश्त नहीं करता। अब चाहे वह मेरी बिजनेस लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ, आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। रंजीत ग्रेवाल ठिठाई से मुस्कुराया और बोला, अरे यार संस्कार, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी बीवी को अपने साथ भगा लेकर जा रहा हूँ। यह सुनकर सुनते ही वसुंधरा की नज़रें झट से उठ गई और वह हैरत भरी नज़रों से रंजीत को देखने लगी कि ये बेवकूफ़ इंसान किसी आदमी के सामने उसकी बीवी के बारे में क्या बातें कर रहा है। लेकिन रंजीत तो ठहरा अव्वल दर्जे का घटिया और बेशर्म इंसान। उस पर किसी की बातों का और किसी की नज़रों का कोई असर ही कहाँ था। वह तो अपनी घटिया बातों को जारी रखते हुए बोला, मैं तो बस थोड़ी सी तारीफ़ कर रहा था। अब सामने इतनी खूबसूरत खड़ी हो तो तारीफ़ करना तो बनता है ना, वरना खूबसूरत भी बुरा मान जाती है ना भाभी जी। कहकर उसने वसुंधरा की तरफ देखा, लेकिन वसुंधरा ने कोई जवाब नहीं दिया। संस्कार जानता था कि रंजीत को कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वह बात को बदलते हुए बोला, अरे मिस्टर ग्रेवाल, आपकी ड्रिंक का गिलास तो खाली हो गया है, जाइए और जाकर दूसरी ड्रिंक लीजिए। तब तक मैं उनके पास जाता हूँ जिसके लिए पार्टी में आया हूँ। पहले मैं उनसे मिल लूँ, फिर आपसे अपने हिसाब, मेरा मतलब आगे की बात करता हूँ। कहकर वह वसुंधरा के साथ आगे बढ़ गया और रंजीत पीछे खड़ा हुआ मुस्कुराते हुए खुद से बोला, तुम भी अपनी किस्मत सुनहरे अक्षरों से लिखवा कर आए हो ठाकुर संस्कार। कॉलेज की भी सारी हसीनाएं तुम्हारी ही दीवानी थी और अब तुमने जिसे अपनी बीबी बनाया है वह भी किसी अप्सरा से कम नहीं है। काश कि ये हसीना तेरी जगह मेरी बाहों में होती तो मैं इसे रोज़ जन्नत की सैर कराता। लेकिन चलो, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। कहकर वह वेटर की तरफ बढ़ गया। थोड़ा सा आगे जाते ही वसुंधरा ने धीरे से संस्कार से कहा, यह आपको क्या हो गया था ठाकुर साहब? आप तो कभी किसी से इस तरह से बात नहीं करते फिर। और यह सड़े हुए पपीते जैसे शक्ल वाला कौन था? कितना अजीब बर्ताव कर रहा था। सीधे सीधे ही मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो भी आपके सामने। उसकी बात सुनकर संस्कार को हंसी आ गई और वह हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, क्या कहा तुमने? सड़े हुए पपीते जैसी शक्ल? हाँ, बिल्कुल सही कहा। उसकी शक्ल है तो सड़े हुए पपीते जैसी ही। कहकर उसने वसुंधरा को देखा जो उसे अजीब तरह से देख रही, तो वह बोला, अरे यह सड़े हुए पपीते जैसे शक्ल वाला इंसान मेरा बिजनेस राइवल है और कभी किसी ज़माने में मेरा क्लासमेट था। ना तो कभी ये मुझे पसंद करता है और ना ही मैं इसे पसंद करता हूँ, क्योंकि हम दोनों के ही तौर तरीके बिल्कुल अलग हैं और ये अव्वल दर्जे का घटिया और कमीना इंसान है। पर अब तुम इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो और पार्टी में जितना हो सके इससे दूर रहने की कोशिश करना। वसुंधरा थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोली, आप मुझसे इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं? आप इस पार्टी में मुझे अपनी मर्जी से लाए हैं। मैंने नहीं कहा था कि मुझे यहाँ लाओ और ना ही मैं उससे चिपकने की कोशिश कर रही हूँ जो आप मुझे उससे दूर रहने की नसीहत दे रहे हैं। संस्कार उसके बिगड़ते मिजाज को देखकर उसे शांत करते हुए बोला, अरे अरे यार, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस कैजुअली तुमसे कुछ कह रहा था। वसुंधरा उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बोली, अब यह कहना सुनना छोड़िए और जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वहाँ चलिए। यह सुनकर संस्कार को ध्यान आया और फिर वह बोला, अच्छा चलो। और फिर वह उसका हाथ पकड़कर स्टेज की तरफ बढ़ गया जहाँ पर उसका बिजनेस पार्टनर अपनी वाइफ के साथ खड़ा हुआ लोगों के विशेष ले रहा था। उन दोनों ने वहाँ जाकर उन्हें बधाई दी और फिर थोड़ी हल्की फुल्की बातचीत करने के बाद वो स्टेज से उतर आए। संस्कार अब अपने सारे दोस्तों के बीच में बैठा हुआ था। सब लोग हंसी मजाक किए जा रहे थे। कहने को तो वसुंधरा उन सब लोगों के बीच का हिस्सा बनी हुई थी, लेकिन वह वहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। संस्कार के सामने प्रेम खड़ा था और उसकी बाहों में उसकी पत्नी विभा थी। प्रेम की नज़र संस्कार के पीछे से आती हुई एक लड़की पर पड़ी और उसके होठों की मुस्कुराहट बहुत बड़ी हो गई। वह संस्कार का हाथ हिलाते हुए बोला, ठाकुर अब तो तू गया, अब तो तुझे भगवान ही बचाए।
संस्कार को प्रेम की बातों का मतलब समझ नहीं आया और वह सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा। संस्कार कुछ कहता या फिर प्रेम उसे कुछ समझा पाता उससे पहले सबके कानों में एक आवाज़ पड़ी, ओह माय गॉड, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। संस्कार, आर यू रियली हेयर, आर एम आई ड्रीमिंग। यह आवाज़ सुनते ही संस्कार की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह छुपने की जगह ढूंढने लगा। उसका मन किया कि धरती यहीं फट जाए और वो उसमें समा जाए, क्योंकि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी क्लासमेट और पूरे कॉलेज की सबसे चिपकू लड़की समा थी। वह पूरे कॉलेज में भी उससे बचता फिरता था और आज भी कुछ ऐसा ही चाह रहा था। संस्कार ना चाहते हुए भी समा की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ मुड़ा और अगले ही पल समा उसके गले में लटक गई और बोली, हाउ आर यू संस्कार, कितना वक्त हो गया हमें मिले हुए। तुमने तो कॉलेज क्या छोड़ा, कॉलेज के सारे दोस्त ही छोड़ दिए। यह देखकर संस्कार के सारे दोस्त मुंह दबाकर हंसने लगे, जबकि वसुंधरा की आंखें हैरानी से फैल गई और साथ में उसका मुंह भी बन गया। लेकिन उसने बाहर से खुद को सामान्य बनाए रखा, जबकि उसे उस लड़की पर बेहद गुस्सा आ रहा था। संस्कार ने उसकी दोनों बाहें पकड़ी और अपने गले से उसकी बाहें हटाते हुए उसे खुद से दूर किया और ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट देते हुए बोला, हाँ यार, बहुत वक्त हो गया, हम लगभग 6 साल बाद मिल रहे हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।